हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को लेके आए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग काफी इंपोर्टेंट प्रश्न को लेके आए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर देंगे, क्योंकि आपको पता है कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा जो है वो शुरू होने वाली है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आपको यूं समझना है कि आपका टेस्ट है दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चन का फटाफट आंसर कमेंट करना है। इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रश्न को लेके आए हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, और जितने भी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखें, तभी दोस्तों ये सभी प्रश्नों को आपको याद रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार आप लोग जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों वो भी इस क्लास में जरूर ज्वाइन कर पाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, हर्षवर्धन कहां का शासक था? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया। हर्षवर्धन जो है वो कहां का शासक था? बिल्कुल आपके राइट आंसर आएंगे दोस्तों, वो है कन्नौज का। तो ऑप्शन बी आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? देखिए फटाफट हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि टाइम आपके पास कम है। बहुत बढ़िया, इसके राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 185 ईस्वी पूर्व में। तो मौर्य वंश का जो पतन है वो कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में। राइट आंसर दोस्तों आपके हो जाएंगे ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर सेकंड का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है कि जो कनिष्क का राज्यारोहण है दोस्तों वो 78 ईस्वी में हुआ है। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिए। तो आप लोग को तो ये पता है कि कनिष्क का जो राज्यारोहण है दोस्तों वो 78 ईस्वी में हुआ। अब देखिए अगला प्रश्न आपके समझ आपकी स्क्रीन पर कई बार पूछा गया प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4, अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पूछा गया प्रश्न बिल्कुल 4 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है जेम्स विंसेप ने। तो अशोक का जो अभिलेख है वो सर्वप्रथम सबसे पहले जेम्स विंसेप ने पढ़ा था। राइट आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। ये सभी प्रश्न जितने भी हम लोग प्रश्न को कर रहे हैं ये सभी प्रश्न आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग ईमानदारी पूर्वक आंसर देने का कोशिश कीजिए, और इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक वीडियो बनाने में दोस्तों काफी मेहनत लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या है? पूछा गया प्रश्न आपका उत्तर वैदिक काल, मैंने आपको पहले भी करवाया है। बिल्कुल 5 के दोस्तों आंसर आएंगे वो है 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है वो क्या है? उत्तर वैदिक काल की अवधि है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? पार्श्वनाथ जो है वो आपका 23वें तीर्थंकर था। वहीं पे दोस्तों भगवान महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर था। ठीक है, पूछा जाता है कि 24वें तीर्थंकर कौन था? वो है महावीर। 23वें तीर्थंकर कौन था? वो है पार्श्वनाथ। लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? आप लोग आंसर बिल्कुल सही आंसर देना, इसके आंसर आपको हो जाएंगे वो है महावीर। ठीक है, तो वास्तविक जो संस्थापक था दोस्तों महावीर था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो कब आरंभ हुई? 1921 में, 22 में। बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे वो है 1922 में। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी ने, जिसको हम लोग रखलदास बनर्जी बोलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो 1922 ईस्वी में भी रखलदास बनर्जी ने किया था। और हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में हुई। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, मार्टिन हवेलियर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो काल था वो क्या था? यानी कि मार्टिन व्हीलर, वैसे अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपको क्या लगाना है? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल था। लेकिन मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों 8 के ऊपर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 2500 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक मार्टिन व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, महायान का संबंध किससे है? हमने आपको कई बार करवाया। जब भी आपको पूछा जाए हीनयान, महायान, सुत्त पिटक, उसके बाद त्रिपिटक, उसके बाद हो गया आपका स्तूप, ये सभी का दोस्तों जो संबंध है वो किससे है? बिल्कुल 9 के राइट आंसर आपको जाएंगे वो है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी राइट आंसर आएंगे। हीनयान हो जाए, त्रिपिटक हो जाए, सुत्त पिटक हो जाए, स्तूप हो जाए, महायान हो जाए, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बिल्कुल भगवान गौतम बुद्ध। लेकिन आपका श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। तो यहाँ पर आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 325 में, 26 में, 20 में या फिर 23 में? बिल्कुल दोस्तों 10 की जो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप लोग को सही आंसर देना है। इसके आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है 323 ईसा पूर्व में। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई? बिल्कुल 323 ईसा पूर्व में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, पुराणों की संख्या कितनी है? हमने आपको ये प्रश्न कई बार करवाया है कि पुराणों की जो संख्या है दोस्तों टोटल 18 है। 11 के आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? देखिए सभी प्रश्न आपको हम पहले भी करवा चुके हैं, फटाफट आप आंसर दीजिएगा। जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? रामायण को, महाभारत को, अर्थशास्त्र को, इंडिका को? इंडिका के लेखक का नाम है मेघास्त्री। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है कौटिल्य। महाभारत के लेखक का नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। पूछा गया प्रश्न आपको वेद
व्यास। ठीक है, तो बताइए जय संहिता किस ग्रंथ को कहा जाता है? बिल्कुल दोस्तों 12 की आंसर आपको जाएंगे वो है महाभारत को। महाभारत जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। देखिए अगला प्रश्न आपका, धम्म किसने आरंभ किया? धम्म महात्र किसने आरंभ किया? बिल्कुल आपके आंसर होंगे दोस्तों वो है अशोक ने। अशोक का जो संबंध है वो मौर्य वंश से था, इसी ने दोस्तों धम्म की शुरुआत किया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपके 14, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री तोपची था? पीटर मुंडी या फिर मनुची या फिर नूनीज या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल 14 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है मनुची। ठीक है, तो कौन यहाँ पर तोपची था, कौन सा विदेशी यात्री? वो हो जाएगा आपका मनुची। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 15, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, फ्रांसिस बर्नियर किसके काल में भारत आया था? फ्रांसिस बर्नियर जो कि फ्रांस का था, तो बताइए वो किसके शासन काल में भारत आया था? कौन? फ्रांसवा बर्नियर। अकबर के शासन काल में, बाबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के? तो ये प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया, बिल्कुल इसके आंसर आएंगे दोस्तों वो है औरंगजेब के काल में। औरंगजेब जिसको आलमगीर बोला जाता है, उसी के काल में दोस्तों फ्रांसवा बर्नियर जो है वो भारत आया था। तो 15 की आंसर बिल्कुल आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 16, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले जो संत हैं वो निम्नलिखित में से कौन थे? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 16 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है रामानंद। ध्यान रखिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाले जो संत थे वो कौन थे? वो दोस्तों रामानंद थे। राइट आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? बताइएगा, अलवार संतों की संख्या निम्न में से कितनी बताई जाती है? बिल्कुल 17 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 63। राइट आंसर करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 18, रामानंद के गुरु कौन थे? बताइएगा, रामानंद के गुरु कौन थे? 18 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है राघवानंद। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। ये जो है रामानंद के गुरु थे, कौन? राघवानंद। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, कराइकल अम्मैयार नामक जो महिला है वो किसकी भक्त थी? शिव की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की? बिल्कुल 19 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो है आपके ऑप्शन है शिव के। हमने आपको हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल का, हिंदी का क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी करा दिया है। जो भी क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं तो 2009 से लेकर के 2021 तक सभी क्वेश्चन बैंक आपको करवा दिया गया, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। या टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारा नोटिस मिल जाती है। वैसे आपको क्वेश्चन बैंक करवाया हुआ है तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? तालीकोट का जो युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल दोस्तों 20 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर वो है आपके ऑप्शन सी 1565 में। तो तालीकोट का जो युद्ध है वो 1565 में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, कृष्णदेवराय का जो संबंध है वो कौन से वंश से था? ये तो आपको पता है कि कृष्णदेवराय जो है वो महानतम शासक है किसका? विजयनगर साम्राज्य का। लेकिन बताइए वो कौन से वंश से था? तो बिल्कुल आपके राइट जाएंगे दोस्तों वो है तुलु वंश। ठीक है, तो 21 के राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। कृष्णदेवराय का जो संबंध है दोस्तों वो तुलु वंश से था। वहां पर यानी कि विजयनगर साम्राज्य के शासक को क्या बोला जाता था? राय बोला जाता था, राय। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 22, किस वर्ष अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी? बताइएगा। 22 नंबर क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल 1572 में। ठीक है, 1572 में अकबर जो है गुजरात पर विजय प्राप्त किए थे। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था दोस्तों? ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। तो 1556 से लेकर के 1605 तक यानी कि लगभग 49 साल जो है किसका शासनकाल था? अकबर का। 1556 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 1556 में पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 23, शाहजहां उच्च कोटि का गायक था, यह कथन सत्य है या फिर असत्य है या फिर कहा नहीं जा सकता या फिर उपरोक्त सभी? बिल्कुल 23 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है सत्य। ठीक है, तो शाहजहां जो है वो उच्च कोटि का सिंगर था, गायक था, ये कथन जो है सत्य है। 23 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही धर्म चलाया? ये तो आप लोग को पता है कि अकबर जो है वो दीन इलाही धर्म को चलाया था, लेकिन किस वर्ष? 1581 में, 80 में, 83 में? देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1582। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। तो अगर आपका ऑप्शन में अकबर ने किस वर्ष दीन इलाही चलाया, अगर 1582 नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर उक्त कोई नहीं लगा देना है, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन चलाया कब था? 1582 में। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपके ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न 25, कभी कभी आपको बताएगा 1581 जो कि गलत है। अकबर के दरबार का जो प्रख्यात गायक था वो कौन था? फटाफट आप लोग बोलिएगा। बिल्कुल 25 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है तानसेन। ठीक है, तो अकबर के दरबार का जो प्रख्यात, जो फेमस गायक था वो कौन था? तानसेन था। देखिए अगला प्रश्न 26, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया? बताइएगा। बैरम खान ने, मुनीम खान ने, अब्दुल लतीफ ने, हुमायूं ने? तो बताइए आप लोग, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था? 26 के बिल्कुल आंसर आपको जाएंगे वो है बैरम खान ने। देखिए अगला प्रश्न 27, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो जीवन काल है वो क्या था? 21 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है
बिल्कुल 1738 से लेकर के 1805 तक। ऑप्शन बी 27 का बिल्कुल राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 28, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। कंपनी काल में शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वो क्या है? कंपनी काल में शक्तिशाली जो जमींदार थे उसके लिए कोई शब्द प्रयोग किया जाता था, वो शब्द कौन सा है? कोतवाल, राजा, रैयत, जोतदार। बिल्कुल 28 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है राजा। ऑप्शन भी आपके 28 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 29, लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो अधिग्रहण है वो कब किया था? 1846 में, 1848 में, 1856 में, 1857 में। 29 के बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे दोस्तों, वो है 1856 में। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध का जो अधिग्रहण है कब किया था? 1856 में। देखिए अगला प्रश्न 30, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? बताइएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 30 के दोस्तों बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे, वो है आपके चर्बी वाले करतूस। मैंने आपको पहले भी प्रश्न ये करवाया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चर्बी वाले करतूस। ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया प्रश्न है आपका। बिल्कुल देखिए अगला प्रश्न 31, बहादुर शाह जफर द्वितीय की जो मृत्यु है वो कहां पर हुई थी? आपको पता है बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून पर भेज दिया था। ठीक है, रंगून कहां पर पड़ता है? बर्मा में पड़ता है। तो 31 के बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे दोस्तों, वो है रंगून में। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर की जो ये जो है मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक थे, उसकी जो मृत्यु है दोस्तों वो रंगून में हुई थी, जो कि बर्मा में पड़ता है। देखिए अगला प्रश्न 32, 1857 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? बताइएगा, आपको पता है 1857 ईस्वी की जो लड़ाई है उसमें प्लासी की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? अच्छा, ये आपका 1857 नहीं होगा, 1757 होगा। ठीक है, जस्ट 100 साल पहले हुआ था ना। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 100 साल पहले, यानी कि 1857 की क्रांति से 100 साल पहले जो है आपका प्लासी की युद्ध हुई थी। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? बंगाल का एक नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला, और कौन बताइएगा? बिल्कुल 32 का दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर आपको जाएगा, बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों, वो है सिराजुद्दौला। अभी हमने आपको बताया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 33, भारत में तार, अच्छा प्लासी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये युद्ध जो है वो प्लासी नामक जगह पर हुआ था। चलिए, भारत में तार किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था? बताइएगा। तो आप लोग बिल्कुल 33 के दोस्तों राइट आंसर आपको देंगे, वो है लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, तो भारत में जो तार है वो किस गवर्नर जनरल ने प्रारंभ किया था, शुरू किया था? वो है लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखिए अगला प्रश्न 34, महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ? देखिए, सबसे पहला जो सत्याग्रह है, जो आंदोलन है, वो चंपारण ही आंदोलन है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह वो कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में चलाया था। लेकिन यहाँ क्या पूछा प्रश्न आपको? महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण आंदोलन कब चला? तो बिल्कुल आंसर आएंगे, वो 1917 में, क्योंकि वो 1915 में जस्ट अफ्रीका से आए थे इंडिया। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत कब पहुंचे? तो दोस्तों वो है 1915 में, लगभग 2 दशक से भी ज्यादा जो है वहां पर रहे थे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, दांडी किस राज्य में है? आपको पता है दांडी के बारे में, ये कब हुई थी दोस्तों? दांडी मार्च, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप ले लिया 1930 में। बताइए किस राज्य में होगा? बिल्कुल 35 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे, वो है गुजरात में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 36, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अच्छा, पहला गोलमेज सम्मेलन में कोई भी इंडियन नहीं था, आपको पता होगा, भारतीय कोई भी नहीं था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 36 के दोस्तों आपके यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएंगे वो है 1931 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए अगला प्रश्न 37, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग किस वर्ष किया था? ये भी प्रश्न आपको कई बार करवाया गया है। बिल्कुल 1930 में। 37 के आंसर दोस्तों आपके ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की जो मांग है दोस्तों वो 1930 को किया था। ठीक है, और कभी कभी डेट भी पूछेगा तो आपको पता होगा 26 जनवरी होगा, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि आखिर 26 जनवरी को ही हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। कुछ ही दिन के अंदर आपका आने वाला है, तो बताइएगा। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि उस समय जो है पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसी दिन को याद रखने के लिए, यानी कि इसी दिन को याद रखने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, गूगल वगैरह में आपको गलत बताएगा, आप लोग को गलत नहीं देखना है। और देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है कभी कभी आपको डेट पूछ देगा, तो वो तो 1931 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था आपको अगर पूछेगा तो 7 सितंबर को जो है ये शुरू हुआ था। ठीक है, लगभग 10-15 दिन ये भी चला था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था? बताइएगा, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है अंग्रेजों के जमाने में कब त्यागपत्र दिया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 38 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल दोस्तों, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दिया था? 1939 को। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये प्रश्न देखिए आपको पूछा गया है। बिल्कुल आंसर हो जाएंगे, वह खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? वह खान अब्दुल गफ्फार खां को। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? पूछा गया प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न है। बिल्कुल 40 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे
जी हाँ, ऑप्शन ए आपको देंगे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को करेंगे। सबसे पहला देखिए दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है मगध महाजनपद पर संक्षिप्त प्रकाश डाले। मगध के बारे में पूछा गया प्रश्न, आपको VBI है। एक प्राचीन काल में जनपद क्या था? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भक्ति आंदोलन के प्रभाव को वर्णन करें, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका। ताजमहल पर सजे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। विजयनगर साम्राज्य वाला ये वाला भी, और उसके बाद आपका जो लास्ट वाला, बिल्कुल आप कहेंगे कि 5 प्रश्न दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है वही करवाया जाएगा, क्योंकि आपके पास टाइम जो है बहुत ही कम है, वीडियो फिर लंबी बन जाती है। ठीक है, एक देखिए आपका इंपॉर्टेंट कौन सा हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, जो पे मैं रेड कलर लगाए वो आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? मगध महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ठीक है, मगध महाजनपद के बारे में आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा महाजनपद था। तो इसका दूसरा प्रश्न क्या है? ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ताजमहल के बारे में तो आप आराम से लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। ये सभी प्रश्न आपको अभी करवाया जाएगा, बिल्कुल आप लोग घबराइए मत, आप लोग बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? सहायक संधि की 2 शर्तें बताइए। ये सभी प्रश्न देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। चलिए अब सबसे पहला प्रश्न क्या था? मगध महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मगध महाजनपद काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, पूछा गया प्रश्न, आप लोग आराम से वीडियो को देखिएगा। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न था आपका कि मगध महाजनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी कि शॉर्ट नोट लिखे। देखिए 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध जो है वो क्या था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। कब दोस्तों? 6ठी से लेकर के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार इसका कई कारण बताते हैं, जैसे यहाँ खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, दूसरे लोहे की खादानें उपलब्ध थी जिनसे उपकरण एवं हथियार बनाना सरल था, जंगली क्षेत्रों में हाथी, गंगा और सहायक नदियों के रूप में आवागमन आदि की उपलब्धता मगध की उत्कर्ष एवं संपन्नता के सहायक तत्व थे। इसके साथ ही विभिन्न शक्तिशाली राजाओं की परंपरा, जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद, मनंद, चंद्रगुप्त, उसके बाद अशोक की नीतियां भी मगध के उत्कर्ष में सहायक थी। तो ये थोड़ा सा बस शॉर्ट नोट्स है मगध के बारे में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पूछा गया प्रश्न आपका ताजमहल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो देखिए ताजमहल पर आपको क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? 6 था। ठीक है, देखिए पूछा गया प्रश्न है, मैं आपको सिर्फ अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाऊंगा, क्योंकि आपके पास अभी टाइम जो है बहुत ही कम है। फिर जिस टाइम मिलेगा दोस्तों आपको वो भी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इंपॉर्टेंट जो है उसको करते हैं। देखिए ताजमहल जो है दोस्तों वो पत्नी के प्रति समर्पित प्रेम का एक अमर प्रतीक है। ठीक है, एकदम प्यार मोहब्बत वाला कहानी है। तो ताजमहल जो है वो पत्नी के प्रति क्या है? समर्पित प्रेम का एक अमर प्रतीक है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी, जिसका नाम था मुमताज महल, उसी की याद में बनवाया था। इतिहासकारों के अनुसार इसका जो निर्माण है वो 1632 ईस्वी में ही शुरू हो गया था, और 1648 ईस्वी में यह बनकर तैयार हो गया। 1648 में तैयार भी हो गया, मात्र कितना साल? 16 ईयर्स में। ठीक है, इसके निर्माण में दोस्तों 4 भाग पद्धति उसके बाद कुछ परिवर्तन के साथ अपनाई गई। ताजमहल का नक्शा उस्ताद ईसा ने बनवाया था। तो पूछा जाएगा कि ताजमहल का मतलब कि जो नक्शा है वो किसने बनवाया था? इसका जो हाथ है बाद में काट दिया गया था। ठीक है, तो दोस्तों उस्ताद ईसा ने। ठीक है, इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इसके वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये सफेद संगमरमर की बनी विश्व की सर्वश्रेष्ठ इमारत है, दुनिया का 7वां अजूबा भी है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर आपके 8 हो जाएंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? अच्छा, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था पर प्रकाश डाले। विजयनगर साम्राज्य में जो आयंगर व्यवस्था थी उस पर आपको प्रकाश डालने के लिए बोल रहा है, मतलब शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोल रहा है। देखिए विजयनगर साम्राज्य में आयंगर जो व्यवस्था है उसके अनुसार प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया जाता था। इस पर 12 व्यक्ति मिलकर शासन करते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। इनके पद जो है आनुवंशिक होते थे। इन्हें वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दी जाती थी। ठीक है, कर मुक्त भूमि मतलब यानी कि उसका जमीन पे बिल्कुल भी टैक्स जो है नहीं लिया जाता था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या था आपका? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो हम लोग जानते हैं मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ईस्वी में हुई। इसकी क्या मांगे थी? तो इसकी क्या मांगे थी? बेसिकली आप लोग तो मुस्लिम लीग के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की जो स्थापना बिल्कुल वो 1906 ईस्वी में हुई थी, सलीम उल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, इसमें ढाका में की गई थी। बिल्कुल आप लोग को पता, बांग्लादेश में ढाका में जो है इसकी स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ध्यान रखिएगा, ये सभी डेट आप लोग को 1 साल पहले 1 साल बाद इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के विशेष कर अलीगढ़ के संप्रभात वर्ग प्रभाव में आ गए। 1940 ईस्वी के दशक में
पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगे। ठीक है, स्वायत्तता मतलब या तो हम लोगों को विशेष छूट दो या फिर स्वायत्त मतलब कि एक अलग देश दो, यानी कि पाकिस्तान दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न, वैसे पूछा भी जाता है कि प्रथम बार पाकिस्तान की मांग कब हुई थी, तो वो है 1940 में। ठीक है, और सबसे पहले पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, बिल्कुल चौधरी रहमत अली ने, एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे जिसका नाम था चौधरी रहमत अली, उसी ने दिया था। देखिए अगला प्रश्न आपका, सहायक संधि की 2 शर्तें बताइए। सहायक संधि के बारे में आपको पूछा जा रहा है, ये भी आपका इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए सहायक संधि की जो 2 शर्तें हैं वो निम्नलिखित है। अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ों के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव में एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है हुमायूंनामा पर संचित टिप्पणी लिखे। मतलब हुमायूंनामा जो कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई हुमायूंनामा, उसके रचनाकार कौन है, गुलबदन बेगम, जो कि इसकी सौतेली बहन थी शायद, है ना। तो उसी के बाद ऊपर आपको टिप्पणी लिखने के लिए करा क्वेश्चन नंबर 12 आपका काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो प्लीज आप लोग वीडियो को अभी तक जो भी लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, और आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं तो प्लीज शेयर करेंगे। और हाँ, एक चीज आप लोग को बताना भूल गए, देखिए वेबसाइट पे जो है तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर कहीं पे भी सर्च करके जा सकते हैं। वहां पर दोस्तों आपको साइकोलॉजी, होम साइंस, सोशियोलॉजी सारा सब्जेक्ट अभी वहां पर मिल रहा है आपको। ठीक है, पूरा पीडीएफ मिल रहा है, वीबीआई क्वेश्चन जो मॉडल सेट होता है, वायरल प्रश्न, वो आपको मिल रहा है। साथ ही साथ हिंदी का भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है, और बहुत सारी चीज वहां पर हो रही है, हिस्ट्री का भी अपलोड हो चुका है 2 सेट। तो प्लीज आप लोग जरूर जाकर के विजिट कीजिएगा गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर पे, बिल्कुल फ्री में आपको कम समय में आपकी वहां पर अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप लोग जरूर जाइए और उस पोस्ट को भी जो वहां पर आपको मिलेगा प्लीज उसको भी शेयर कीजिएगा, काफी मेहनत लगती है उसको भी करने में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या पूछ रहा था, हुमायूंनामा पर एक प्रकार का टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा था। तो देखिए गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे अकबर की, अच्छा उसके भतीजा था, भाई था ना। चलिए गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे, अच्छा अकबर भतीजा होगा ना, बिल्कुल। यहाँ पर हम लोग किसके बारे, हुमायूं के बारे में बात कर रहे हैं। तो गुलबदन बेगम ने अपने भतीजे जिसका नाम था अकबर, उसके आग्रह पर हुमायूंनामा के 2 भागों को लिखा। 2 भागों में लिखा हुमायूंनामा को। तो पूछा जाएगा हुमायूंनामा कितने भागों में लिखा हुआ, 2 भागों में। ठीक है, प्रथम भाग में जो है बाबर कालीन इतिहास मिलता है, प्रथम भाग में बाबर कालीन इतिहास, और द्वितीय भाग में हुमायूं कालीन इतिहास। ठीक है, इसमें राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा मुगल कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास जो है वो अधिक मिलता है। मुगल कालीन अंतःपुर, जिसको हम लोग बोलते हैं हरम की घटनाओं एवं बेगमों की जीवनचर्या का इसमें अच्छा चित्रण किया गया है, क्योंकि वो एक गुलबदन बेगम एक लड़की थी, इसलिए उन्होंने जो है अच्छा चित्रण किया है। पुत्र जन्म के समय बेगमों एवं महिलाओं द्वारा प्रतीक्षा विवाह समारोह, हुमायूं का बहन एवं माता के प्रति प्रेम आदि का इच्छा जो है सब कुछ वहां पर वर्णित है, सब कुछ वहां पर व्याख्या किया गया है। उसने अपने सगे भाई हिंदाल के विवाह के समय संपन्न समस्त रीति रिवाजों का इसमें वर्णन किया है। कई वर्णन गुलबदन बेगम अत्यंत भावुकता के साथ करती है। 27 अप्रैल 1534 ईस्वी को अपनी मां माहम अनगा की मृत्यु के बारे में गुलबदन बेगम ने लिखा है, मुझे बड़ा शौक, नैराश्य एवं घोर कष्ट हुआ, रात दिन में विलाप किया करती थी। हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती हेनरी वेब्रिज द्वारा किया गया। प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूंनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद है, जो ट्रांसलेट है, वो कौन किया था। तो दोस्तों श्रीमती हेनरी वेब्रिज ने हुमायूंनामा की अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग प्लीज वेबसाइट पे जरूर जाइएगा, वहां पर आपकी कम समय में अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा वैसे ये भी प्रश्न आपका इंपोर्टेंट है, किससे बनाया विजयनगर के शासकों में माता शासक कौन था। अच्छा ये भी आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन 13 बहुत ही इंपोर्टेंट है। इसके बाद आप लोग को वेबसाइट पे अभी जाना सभी स्टूडेंट को, फिर आपको 7 बजे का क्लास करना, जो भी हिंदी की क्लास आपकी होगी। ठीक है, चलिए देखिए कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया। हम लोग जानते हैं कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। वो दोस्तों तुलु वंश से संबंधित रखता था। ठीक है, तुलु वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो कि कृष्णदेव राय था, इसे विजयनगर राज्य को सबसे महान शासक कहा जाता है। वह बड़ा वीर, सैनिक और चतुर योद्धा था। उसने पहले अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया और विद्रोहियों की शक्ति को कुचल डाला। फिर उसने मैसूर पर आक्रमण किया और उसे जीत डाला। ठीक है, तो पूछा जाता है कि मैसूर पर आक्रमण कर किसने जीता था दोस्तों, वो है कौन था, बिल्कुल वो था कृष्णदेव राय। जी हाँ, उसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उस राज्य से भी वे सभी प्रांत छीन लिए जो उड़ीसा के शासकों ने कभी विजयनगर के शासकों से छीने थे। उसके अंतिम सैनिक सफलता बीजापुर के शासक के विरुद्ध थी, जिसे छीने हुए द्वीप को वापस लेने का प्रयत्न किया था, परंतु इसमें सफलता कृष्णदेव राय को ही मिली। ठीक है, कृष्णदेव राय केवल एक विजयी शासक ही नहीं था, वरन
कला और अक्षा का भी बड़ा प्रेमी था। किसका? एक वरण का, एक कला का और एक शिक्षा का भी बड़ा प्रेमी था। वह स्वयं विष्णु का पुजारी था। पूछा जाएगा जो है कृष्णदेव राय किसका पुजारी था दोस्तों? वह है विष्णु का, ठीक है। परंतु फिर भी उसका व्यवहार अन्य धर्म वालों से अच्छा था, मतलब कोई भी धर्म के वो बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे, जो कि बहुत अच्छी बात है। किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, सभी धर्म अच्छे होते हैं, सबको पता है। देखिए, सबके साथ न्याय किया जाता था। कई सुंदर मंदिर उसके राज्य में बनाए गए और ब्राह्मणों को विशेष स्थान दिया गया। कृष्णदेव राय की इतनी महान सफलताओं के कारण ही उसके विषय में यह कहा गया कि दक्षिण के हिंदू और मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक नहीं जो कि कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके, ठीक है। बहुत ही गजब, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्नों को किया, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास शुरू होगी। इससे पहले दोस्तों आपकी अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कीजिए तनु क्लासेस। आप वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितना भी आपको पीडीएफ चाहिए, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, होम साइंस का भी, साथ ही साथ आपको हिस्ट्री वगैरह का भी, हिंदी का भी सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार आया तो, और टेलीग्राम पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। वहां पर आपको सब कुछ सारा अपडेट मिल जाता है, कब कौन सी क्लास होगी, कहां पर क्या मिलेगी, कहां पर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। सब अपडेट मिल जाता है। और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।